आप सभी को राम राम। वेलकम माय स्टडी विद मधु के साथ आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको अंतःपद्रवी जालिका के बारे में आपको पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको आर्काय पढ़ा दिया था। मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आपको पढ़ाने जा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है और इसका उपयोग क्या होता है, पादप में और या जंतुओं में इनका उपयोग क्या होता है। मैं इसमें आपको पूरा फुल रिवीजन के साथ और यहीं पे आप याद करते चलिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। यह कोशिका के साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाला झिल्लीदार जाल होता है। कोशिका के साइटोप्लाज्म में पाया जाने वाला झिल्लीदार जाल होता है। यह कोशिका के अंदर पदार्थों के निर्माण, इंग्लिश में बोलते सिंथेसिस, परिवहन, ट्रांसपोर्ट और संग्रह, स्टोरेज का कार्य करता है। देखिए यह कोशिका के साइटोप्लाज्म, पहले तो साइटोप्लाज्म समझ लेते हैं कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। देखिए साइटोप्लाज्म कोशिका का वह जेली जैसा अर्ध तरल पदार्थ होता है जो कोशिका झिल्ली के प्लाज्मा और केंद्रक के बीच में भरा रहता है। अब इनमें जो साइटोप्लाज्म देख रहे हैं आप, इसी में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी स्थित रहता है। इसी के अंदर जो तरल पदार्थ है ये आपका साइटोप्लाज्म, उसी माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लॉजिकाए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम सब इसी में साइटोप्लाज्म में ही तैरते रहते हैं, क्योंकि ये तरल पदार्थ जैसा होता है, इसी में सब तैरते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, एक भाग हम पढ़ रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर हम इसके कार्य की बात करें, साइटोप्लाज्म के कार्य की बात करें तो ये करता क्या है, कोशिकाओं को सहारा देता है, रासायनिक क्रियाओं को स्थान देना होता है इसका काम, पदार्थों का परिवहन करता है और कोशिका को आकार प्रदान करने का भी काम होता है साइटोप्लाज्म का। इसीलिए यह कोशिका के साइटोप्लाज्म में पाया जाने वाला झिल्लीदार जाल होता है, जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब देखिए इनकी खोज, अगर हम इनकी खोज की बात करें तो इनकी खोज कैथर के.आर. पोर्टर ने की थी। उन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वर्णन किया था, क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। इन्हें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही हम देख सकते हैं। अगर इनकी संरचना की बात करें तो इनकी संरचना 3 प्रकार की संरचनाओं में विभक्त की गई है। पहला है एंडोप्लाज्म के मुख्य कार्य 3 भागों में बना है, जैसे कि पहला है सिस्टर्नी, दूसरा है थैलियाँ, तीसरा है नलिकाएं। सिस्टर्नी क्या होती है? सिस्टर्नी होती है ये लंबी चपटी शाखा विहीन थैलियाँ होती हैं। थैलियाँ ये अंडाकार संरचना होती है और नलिकाएं ये केंद्र के पास निकली रहती हैं। इन तीनों का कार्य अभी आपको डायग्राम में समझ में आ जाएगा, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार की होती है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगी वो 2 प्रकार की होती है। पहली होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरी होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, ये रफ क्यों है और ये स्मूथ क्यों है, ये हम अभी आपको डायग्राम में समझा देंगे। तो रफ जो होती है वो प्रोटीन का संश्लेषण करती है और स्मूथ जो होगी वो वसा का संश्लेषण करने में सहायता प्रदान करती है। अब देखिए आपको देरी ना हो इसलिए हमने यहाँ डायग्राम बनाने से पहले हमने डायग्राम बनाकर, ये देखिए ये रहा आपका डायग्राम, ये है डायग्राम, ठीक है। ये डायग्राम है, देखिए न्यूक्लियस एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये डायग्राम है, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट है प्रोटीन का निर्माण करना। तो प्रोटीन का निर्माण होता कैसे है, प्रोटीन का निर्माण कैसे होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होगा, ठीक है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होगा। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम है। चलिए देखिए न्यूक्लियस जो है, ये जो आपका न्यूक्लियस दिया हुआ है ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इसे हम केंद्रक कहते हैं हिंदी में इसे हम केंद्रक कहेंगे। इसकी जो बाहरी आवरण, इसको हम इनलूप, न्यूक्लियर इनलूप या केंद्रक आवरण या केंद्रक झिल्ली इसी को कहा जाता है। इसे हम कहते हैं प्राइमरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है, मतलब परिकेंद्र की स्थान। इसको हम बोलेंगे क्रोमेटिन जाल बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम ट्यूब्यूल या नलिका। इसको बोलते हैं हम ईयर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ल्यूमेन। इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल, मतलब क्रिस्टेन, सिस्टर्नी कोशिका, ठीक है, सिस्टर्नी कोशिका, क्रिस्टेन, हाँ रफ, या हम इसको रफ कहते हैं, चपटी थैलियाँ, या इसे हम रफ के नाम से भी जानते हैं। ये जो आपको छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं ये है राइबोसोम। देखिए जो केंद्रक होता है, तो केंद्रक का काम होता है कोशिका का नियंत्रण केंद्र, जिसमें डीएनए पाया जाता है। इन्हीं में डीएनए उपस्थित होते हैं केंद्रक के अंदर। कोशिका झिल्ली
कोशिका आवरण कह लो या कोशिका झिल्ली कह दो, ये केंद्रक के चारों ओर घेरने वाली दोहरी झिल्ली होती है जिसे हम केंद्रक आवरण या केंद्रक झिल्ली कहते हैं। परिकेंद्रकी स्थान, इसे हम कहते हैं, बीच में जो देख रहे हैं आप परिकेंद्रकी स्थान है, ये केंद्रक आवरण की दोनों झिल्लियों के बीच का स्थान होता है। ये है क्रोमेटिन जाल। क्रोमेटिन जाल क्या करता है? डीएनए और प्रोटीन का जाल होता है जिसमें गुणसूत्र जो है वो बनते हैं। क्रोमेटिन जाल में गुणसूत्र बनेंगे और केंद्रक में जो डीएनए है वो पाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आई नलिका ट्यूब कह रहे हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की नलिका नुमा संरचना होती है, बिल्कुल नली की तरह। ऐसे देखिए गोल गोल संरचना दिखाई दे रही है नली की तरीके। इसके बाद आइए, इसको हम बोलते हैं ईयर गुहा, हिंदी में बोलते हैं हम इसको ईयर गुहा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर की जो खाली स्थान दिखाई दे रहा है, ठीक है, जहाँ पदार्थों का परिवहन होगा, यहीं पे पदार्थ का परिवहन किया जाएगा, इसी को हम बोलते हैं ईयर गुहा। इसके बाद आता है रफ। रफ मतलब जहाँ पर राइबोसोम चिपके रहेंगे, खुदरी जगह होगी, और खुदरी जगह मतलब यहाँ पर क्या होंगे? राइबोसोम स्थित होंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं? रफ। रफ, और यहीं पर रफ होने की वजह से क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। देखिए दो प्रकार की होती हैं, ठीक है, एक होती है सॉफ्ट, ठीक, एक होती है सॉफ्ट, ठीक है, एक ROUG, ठीक है, रफ, और एक होती है स्मूथ। तो रफ जो होती है वो प्रोटीन का निर्माण करेगी और स्मूथ जो होगी वो वसा का निर्माण करेगी। ठीक, ये काम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, विशेष काम यही होता है। तो रफ, ये रफ है इसलिए प्रोटीन का निर्माण नहीं कर रही है, इसमें रफ है और इसमें जो राइबोसोम्स होते हैं वो स्थित होते हैं, और राइबोसोम ही क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और स्मूथ, इसमें स्मूथ क्यों? और ये क्या है? ये केंद्रक के पास स्थित होता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये केंद्रक है, केंद्रक के पास स्थित होने के कारण ये इसमें राइबोसोम उपस्थित होते हैं, और राइबोसोम ही क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। स्मूथ जो होगी वो दूर होगी, केंद्रक से थोड़ा सा दूर होती है, जो कि वसा का निर्माण करेगी। ठीक है, वसा का निर्माण, या कह सकते हैं हम कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करती है। कौन वाली करेगी? स्मूथ वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद अगर हम बात करें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य क्या होते हैं, देखिए ये डायग्राम था, डायग्राम हमने आपको समझा दिया, और ये रफ स्मूथ भी हमने आपको बता दिया है। इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य देख लेते हैं जल्दी जल्दी फटाफट। देखिए क्या है? सपोर्ट। एंडोप्लाज्मिक जालिका का कार्य क्या होता है? सपोर्ट करना। किसका? एंडोप्लाज्मिक कोशिका के कोलाइडी मैट्रिक्स को आंतरिक, ठीक है, आंतरिक यात्रिक सहारा देती है। ये इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, इसका क्या काम होता है? कोशिकाओं के अंदर पदार्थों का परिवहन, इसको हिंदी में बोला जाता है। कोशिकाओं के अंदर पदार्थों का परिवहन मतलब कोशिकाओं में केंद्रक द्रव्य एवं कोशा द्रव्य में स्थित विभिन्न पदार्थों और एंजाइमों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करती है। कोशिका जो परिवहन होगा, क्योंकि यहाँ ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। ठीक है, तो जो केंद्रक द्रव होगा, कोशिका द्रव होगा, उसमें स्थित जो विभिन्न पदार्थ होंगे, एंजाइम होंगे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते हैं? पहुंचा दिए जाते हैं। इसके बाद जैसे कि ये देखिए, ये कैसे होगा? देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, पोर्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर ग्लोजी बॉडी या ग्लोजी कॉम्प्लेक्स, प्लाज्मा लेमा, इसके बाद आउटसाइड बाहर। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए, अमाशय का अगर हम आपको बताएं एग्जाम्पल, अगर हम अमाशय का आपको बताएं तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे कि केंद्रक है, केंद्रक के बाद क्या है? ER या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद ग्लोजी बॉडी में जाएगा, ग्लोजी बॉडी से वेसिकल्स में जाता है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाएगा, फिर रक्त से बाहर, इस तरीके का। लेकिन एग्जाम्पल में अगर हम सिंपल सी बात करें, यानी हम कह सकते हैं कोशिका से बाहर निकलकर इंसुलिन रक्त में चली जाती है। कोशिका जो होगी इससे बाहर निकलकर इंसुलिन जो होगी वो रक्त में चली जाती है और फिर पूरे शरीर में जाकर काम करती है। तो इस तरीके से ये काम करेगा। ठीक है, ये देखिए सिंथेसिस ऑफ लिपिड का काम है। जैसे वसा का निर्माण होने के बाद कैसा होगा? वसा का निर्माण करेगा कोलेस्ट्रॉल। जो सिंथेसिस लिपिड्स में क्या होता है? वसा का निर्माण होता है, कोलेस्ट्रॉल। ये करता कौन है? स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो करता है वसा निर्माण और कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल वाला ही हमने। चलिए इसी के साथ क्या करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका समाप्त होता है। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आई होप सो आप लोग कर लेंगे। तो मधु की तरफ से आप सभी को नमस्कार। भारत माता की जय। जय हिंद।